हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से मेरे दोस्तों अपनी अटेंडेंस लगाओ, हाजिरी लगाएंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास में पता है कैसे हाजिरी लगाते हैं? यहां पर जय हिंद जय सीए लिखो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में, ये आपकी अटेंडेंस होगी। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। चलो धीरे धीरे जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगनी चालू हो गई है बच्चों की। जय हिंद जय सीए मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया उस्ताद। बच्चे आ गए हैं बिल्कुल। चलो जी चश्मा उतार दिया जाए। आहा हा 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 हा, डरने का नहीं। हम्म दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ताकि मंजिल को पाने का रास्ता एक बार क्लियर हो जाए तो मंजिल पाना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है ना? तो वो रास्ते की क्लैरिटी ले लो आज, ठीक है? फिर चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, कंटेंट भी होगा। आप देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसका नाम नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। यार यहां बिजनेस भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, आखिर ये माजरा है क्या? सब सोल्ट करके बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, ठीक है, ठीक है जी दोस्तों। चलो जी, देखो सीए की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सीए फाउंडेशन पहला पहला स्टेज होता है और पहले पहले स्टेज में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो लगभग 9 महीने तक मां के पेट में रहता है। उसे बोलते हैं उसका जेस्टेशन पीरियड। उसके बाद वो इस दुनिया में आता है और धीरे 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 बड़ा होता है। उसके जो डिसीजन होते हैं बचपन में बेसिकली मम्मी पापा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ना, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद लेने लगता है और जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है। ऐसा ही आप समझो दोस्तों। अब इस पढ़ाई की दुनिया में, इस असलियत की जिंदगी के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक हमारे देश के कानून के हिसाब से लड़कों की एज शादी के लिए 21 है, लड़कियों की 18 है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें, जो आपकी पढ़ाई की उम्र है उस उम्र के अंदर आप वही काम करें जो पढ़ाई वाले हैं। दिस इज योर जेस्टेशन पीरियड। सोचो कि अभी वो जैसे बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो हम उसी लेवल पे हैं। अगर अब हम कुछ डिसीजन लेने लग गए ना, वो रिश्ता बनाने लग गए, फ्रेंडशिप ज्यादा ओवरलोड हो रही है ना, दिख रही है सपनों में तितलियां, किसी को दिख रहे हैं ततैये, है ना, ये चीज कैंसिल कर देना। अगर तुम लग रहा है कि तुम्हें कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है किसी से व्हाट्सएप पर ज्यादा चैटिंग करने में, है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने आप को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि यार दोस्तों को मैनेज करना जरूरी हो गया है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी घुमाई फिराई ज्यादा हो रही है, पढ़ाई कम हो रही है, तो सोचो ये फेल होने के संकेत हैं। समझे? तो अपने एक बार ना सीए की तैयारी कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ सीए बन जाओ। सीए बनने के बाद मौज मस्ती सब हर चीज के दिन आएंगे। और कहते हैं ना, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग लुक्स नाइस इन इट्स प्लेस। हर चीज के लिए जगह है और हर चीज अपनी जगह पर अच्छी लगती है। तो ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको आगाह कर देता हूं, काफी सारे बच्चे पढ़ाई करते 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 कुछ क्लासेस मिस कर जाते हैं। इमरजेंसी रीजन के कारण तो हो जाए तो मैं समझ सकता हूं, भाई अवॉइडेबल रीजन होते हैं, लेकिन वो अवॉइड नहीं करते उसको, क्लास मिस हो जाती है। ऐसे करके उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। फिर वो पूरी पढ़ाई में ये पूछते हैं अपने टीचर से, सर बैकलॉग कैसे दूर करूं, बैकलॉग कैसे दूर करूं? राजे, पहला पॉइंट आज बता रहा हूं, पहली पहली क्लास है, बैकलॉग आना ही नहीं चाहिए। सीए की पढ़ाई एक रेगुलर कंसिस्टेंसी मांगती है ना? तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। किसी भी हालात पे आप उसको वीक मत करना, समझे? तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखो। अपना आओ क्लास में, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं
उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। एक्चुअली सभी टीचर्स की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी, तो अपने अपने टीचर की बात को फॉलो करना, अपने अपने टीचर की बात को फॉलो करना कि जो टीचर ने बोला है उस सब्जेक्ट को उसी तरीके से हैंडल करना। आपको यहां पर सीए वाले के प्लेटफॉर्म पर कितने एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से। और किसी वजह से अगर कोई बच्चा मान लो लाइव क्लास नहीं देख पाया, मान लो वो कॉलेज गया था तो इस वजह से मिस हो गई है, तो राजे तुम्हारे पास जो लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो सेव हो जाती है, आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो, और थोड़ा फास्टर स्पीड में भी देख सकते हो, समझे। हाँ चलो जी, सीधी बात करता हूं दोस्तों, आज बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के वैसे तो आपका सिलेबस सबसे पहले देखेंगे, और आप जानते हो ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 एमसीक्यूज आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, तो ज्यादा फोकस एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों को करने का होगा, ठीक है। और यहां पर एक खास बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कट सकते हैं, तो गलती से भी गलती करने का स्कोप बचेगा नहीं। कैलकुलेटर यूज करना यहां पर अलाउड है, इवन चारों सब्जेक्ट में आप सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे ज्यादा मैथ्स में यूज होता है, फिर अकाउंटेंसी में, फिर इकोनॉमिक्स में, लॉ में तो उसका ना के बराबर यूज है, ठीक है। चलो जी, ठीक है जी। अब दोस्तों आपको अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कुल मिला के 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 चैप्टर आईसीआई इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से बनाए हैं, और इनको हम बोलते हैं आईसीआई का मॉड्यूल या फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल, कोई स्टडी मैट करके पुकारता है। आपको ध्यान रखना है एक बात का, मतलब जो बातें मॉड्यूल में लिखी हैं उसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना है, समझना है, क्योंकि जब कोई बच्चा कॉलेज भी जा रहा होगा ना तो थोड़े से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट इस स्टडी मटेरियल से मैच नहीं करेंगे, समझो, थोड़े थोड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टडी मटेरियल बोल रहा है उसी के बेसिस पे आपका पेपर बनना है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। ओके रिपोर्ट है, तो मटेरियल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को स्टडी मटेरियल बोल रहा है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, आज मैं बताऊंगा आपको माइक्रो मैक्रो क्या होता है, जो बच्चे 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। और अगले 5 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है दोस्तों। 45 मार्क्स की आपकी माइक्रो है और 55 के मैक्रो है। आप चैप्टर वाइज देखोगे वेटेज, तो पहला चैप्टर जो आज शुरू होगा 5 नंबर का, अगला 10 का, उससे अगला 10 का, फिर 15 का, फिर 5 का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर डिमांड सप्लाई और कंपनी का प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितना खर्चा कॉस्ट आता है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और एक बिजनेस साइकिल होती है, ट्रेड साइकिल, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन जैसे कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे। उसके बाद देश की नेशनल इनकम के बारे में पढ़ोगे, सरकार का पैसा जिसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, बजट कैसे बनाती है सरकार, क्या प्रोसेस होता है, कैसे टैक्स, कौन टैक्स लगाता है, किसके हिस्से में क्या आता है, वो सारी बातें इस चैप्टर में होंगी। मनी मार्केट थोड़ा बहुत लगता है कि जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में पढ़ लिया है उससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है, मतलब यहां तुम आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हो, बेसिकली पता लग गया होगा, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हो। और अगला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर हमारे देश की दास्तान इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये पढ़ोगे। इन सभी चैप्टर में सबसे महंगा चैप्टर 15 नंबर का नेशनल इनकम, और फिर ये सभी 10-10 नंबर के चैप्टर्स हैं। ये तो ऑफिशियली लिखा हुआ है इतने नंबर का ये चैप्टर है, लेकिन मॉड्यूल आईसीआई खुद बोलता है कि भैया जब पेपर में 100 नंबर के 100 एमसीक्यू आएंगे तो कोई भी 5% का प्लस माइनस हो सकता है। यानी अगर ये लग रहा है कि चैप्टर 5 नंबर का है तो इसमें से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये 15 नंबर का है तो यहां से 16-17 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और हो सका तो 13-14 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बोल रहा है प्लस माइनस ऊपर नीचे छोटी मोटी बात कि डेविएशन चलेगी, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस चलेगा, ठीक है दोस्तों।
अब इस सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम्हें ढंग से सुनना है, मान लो किसी बच्चे ने 100 नंबर के क्वेश्चन देखे कि हाँ भाई 100 एमसीक्यू पेपर के अंदर आ गए, ठीक है, और उसने जो करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं वो मान लो 90 ठीक कर दिए और जो रॉन्ग किए हैं वो 10 कर दिए, तो उसके नंबर कितने आएंगे भाई? 90 ठीक किए हैं तो 90 मार्क्स मिल गए। अब 10 उसने गलत कर दिए, 10 गलत करने के 2.5 मार्क्स, यानी 1/4 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2.5 मार्क्स कट जाएंगे, तो 90 में से माइनस कर दो, 87.5 मार्क्स उसके बनते हैं। अगर तुम कोई क्वेश्चन खाली छोड़कर आते हो तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। हाँ, ज्ञान शर्मा बिल्कुल सही, ओवरऑल ये सोच लो कि 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप बहुत क्लैरिटी से इस बात को सुनना, संपूर्णा बैच में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर है आपको यूट्यूब पे डेमो लेक्चर के तौर पर प्रोवाइड हो रहा है, मतलब पूरा चैप्टर ही आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर क्लासेस होंगी, पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पर। इस संपूर्ण बैच में एक प्रो वर्जन है स्पेशल, इसमें बच्चों को, क्योंकि तुम्हारा पेपर सितंबर में होना है ना, इसमें बच्चों को क्या खास बात मिलेगी कि सितंबर के बैच की एक्सेस इन सभी बच्चों के पास है, इनके पास एक्सेस दिसंबर में जो पेपर होगा, दिसंबर या जनवरी दोनों में से एक में होगा, अगला सीए फाउंडेशन का, इस बैच की एक्सेस भी है। तो यहां मैं पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, यहां जसमीत सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो मतलब डबल एक्सेस है प्रो वाले बच्चों के पास, दिस इज द डिफरेंट फीचर उनके लिए। हाँ अदिति शुक्ला, मैं आपकी ऐप पे कमेंट देख रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। और अब मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, तो विद इन 1 वीक जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंची होगी तो पहुंचने वाली होंगी, ठीक है। थैंक यू, राइटिंग अच्छी हो है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, रिपोर्ट है जी, सॉर्टेड है भैया। चलो जी, तो मैं कहता हूं कि इन 10 चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों यहां पर जो चैप्टर आप स्टार्ट करते हो, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ यूनिट हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है, इसके अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 का नाम इंट्रोडक्शन है, यूनिट 2 है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो आज हम चैप्टर 1 की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ऐसे चैप्टर 2 के अंदर आपको 3 यूनिट्स देखने को मिलेगी, चैप्टर 3 में 2 यूनिट है, चैप्टर 4 में 3 यूनिट है, चैप्टर 5 में 1 ही यूनिट है, चैप्टर 6 में 2 यूनिट है, ऐसे यूनिट्स होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई है, तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का। और जो मैं टॉपिक्स आपको कराऊंगा, पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा। वैसे छोटी मोटी बात आपको बता दूं, देखो जी, जोएल डीन नाम के भाई साहब ने इस सब्जेक्ट की खोज की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, 1951 में। ये कहते थे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में अगर अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में अप्लाई करने को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। कोई बच्चा बोल रहा है सर इकोनॉमिक्स के लिए कितने रजिस्टर बनाने हैं? बाबू पहले एक रजिस्टर बनाओ, जब वो भर जाए तो दूसरा खरीद लेना, एडवांस में 3-4 खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कराऊंगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज की क्लास इतनी चलेगी, और यहां से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी है। देखो जी, सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यह जानना है कि व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, यानी बिजनेस के बारे में पढ़ना है, बिजनेस आखिर होता क्या है। फिर आपको यह जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स आखिर होती क्या है, फिर जानोगे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स एक जो सब्जेक्ट है वो क्या है। क्योंकि दोस्तों देखो, सीए बनने के बाद आपको आफ्टर ऑल एक बिजनेस ही रन करना है। बिजनेस काफी सारी बातों से अफेक्ट होता है, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट में बदलाव लाना हो गया, है ना, डेली डे टू डे कुछ कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीजों से बिजनेस प्रभावित होता है। तो एक सीए को एक फाइनेंशियल साउंड डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन लेने के लिए सीए को एक
बिजनेस इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सीए अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एजेंट होता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सीए का। तो इसलिए भाई सब्जेक्ट भी बनता है भाई। एमएसआर नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है जी। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ साथ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बातें सुनो। अच्छा, पढ़ने का तरीका बताया तो, मेरी बातें सुनो जो आपको बताऊंगा, ठीक है। सुनने के बाद आपके पास ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे ना, सेल्फ नोट्स से कोई बड़ी चीज नहीं होती। सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें राइटिंग साफ हो या ना हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आफ्टर ऑल जो तुम सेल्फ नोट्स बनाओगे, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओगे, वो जब चैप्टर रिवाइज करना होगा तब तुम्हारे काम में आएंगे। अभी तुम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा ज्ञान कम होता है बच्चों को यार, सेल्फ नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने। देखो, अगर मैं तुम्हें सेल्फ नोट्स तुम्हारे बना के दे दूंगा ना, शॉर्ट नोट्स बोल रहा आप इसको, तो इसका मतलब सोचो कि मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें खुद नोट्स बना के दे रहा है तो वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, क्योंकि नोट्स अगर तुम्हारे हाथ से लिखे गए जाएंगे ना कॉपी पे, तो वो तुम्हारे दिमाग में बसेंगे, है ना। तो अगर कोई तुम्हें वैसे ही प्रोवाइड कर दे तो सोचो कि तुम्हारे दिमाग में बसने से वो रोक रहा है तुम्हें, है ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें हिंट दे सकता हूं कि ये सेल्फ नोट्स बनाने कैसे है। तो दोस्तों, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर के एंड में मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा, चैप्टर 1 के भी कर दूंगा, 2 के भी कर दूंगा, है ना। इतने में तुम हिम्मत कर लेना, तुम खुद बनाने लग जाना। तुम नहीं भी बनाओगे तो फिर 3 के भी दे दूंगा, मतलब जहां तक हो सके तो प्लीज खुद बनाना, और नहीं करोगे तो मैं ही करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है इस चीज को कि तुम्हारी मेहनत बहुत जरूरी है। अब क्या करूं, अब देखो रौनक बोल रहा है कि, मैं बताता हूं रौनक तुम्हारी बात का जवाब। हर एक सब्जेक्ट के टीचर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाएंगे, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना। मैं तुम्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स की इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो उसको यहां तक अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ओके खान अरफत भाई, ठीक है जी दोस्तों। हाँ, कुणाल सर तो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं लॉ के, बिल्कुल। अरे कुणाल सर के नोट्स ऑल ओवर इंडिया फेमस हैं। अच्छा, मुझसे कैसे कनेक्ट करना है, ये कनेक्शन वाली बात अगली क्लास में करेंगे। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैं उठता कितने बजे हूं, मैं नहाता कितने बजे हूं, मेरा कोई रिलेशन है या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, मस्ती के टाइम पे मस्ती भी कर लेंगे, है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी दोस्तों, सॉर्टेड है मामला। तो नंबर 1 पे समझना है कि बिजनेस क्या होता है, नंबर 2 पे समझना है इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर अपने सब्जेक्ट को आगे प्रोसीड करना है। तो देखो, जब बिजनेस की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, हाँ भाई कुछ खरीद फरोख्त हो रही है, कुछ बाय कर रहे हैं या कुछ सेल कर रहे हैं। बायर बाय करेगा, सेलर सेल करेगा, यानी कोई ना कोई एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज को अकाउंटेंसी में बोलते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कोई ना कोई लेन देन होगा ही होगा। मुझसे कैसे कनेक्ट करना है धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। टमाटो शादी के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी, जब भी बिजनेस की बात आती है, बाइंग सेलिंग की बात आती है, कुछ बैंकिंग सेक्टर दिखता है, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर दिखता है, हाँ यार बिजनेस के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन दिखती है, एग्रीकल्चर दिखता है, इसमें फार्मिंग हो रही है ना, ये धंधा है, पैसा कमाते हैं हम यहां से, ठीक है। बिजनेस की बात आ रही है तो आपको कम्युनिकेशन भी दिखेगा, इंटरनेट सर्विसेज का बिजनेस भी होता है भाई, मोबाइल फोन से भी कम्युनिकेशन होती है, सर्विस की बात होती है, राइट, होती है ना बिजनेस के अंदर। आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम भी बिजनेस है। इवन बड़ी से बड़ी बात ले लो, केजीएफ कि जो माइनिंग वाली खदान है ना, ये माइनिंग जो हो रही है यहां पर, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस। जहां जहां से तुम पैसा कमा रहे हो वो सब बिजनेस है, वो सब बिजनेस है राजे। बिजनेस के लिए मैटर नहीं करता कि तुम कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हो या कोई तुम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हो, ये मैटर नहीं करता, बस तुम पैसा कमा रहे हो तो वो बिजनेस है। अब तुम्हें अंदर की बात बताता हूं, कोई प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, वो जो पैसा कमाएगी उसके पैसे को बोलते हैं प्रॉफिट, उसकी अर्निंग को बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन जो एनपीओ पैसा कमाती है उसकी अर्निंग को बोलते हैं सरप्लस। हाँ तो भैया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो एक्टिविटी का पर्पस प्रॉफिट या सरप्लस कमाना हो, बस उसको ही बोलते हैं हम बिजनेस। हाँ, पुष्पा 2 का नाम भी आ गया केजीएफ के बाद, वो भी लाल चंदन का धंधा कर रहे थे, वो भी बिजनेस था।
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आए हाय क्या बात बोल दी। ठीक है, तो राजे ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। चलो जी, अच्छा बिजनेस किस चीज का होता है भाई, धंधा किस चीज का होता है, तुम धंधे की बात कर रहे हो, कितनी सारी मैंने बातें बोल दी भैया। धंधा बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। अब गुड्स कितनी सारी होती है, अरे अनलिमिटेड वैरायटी की गुड्स होती है। छोटी मोटी बात कर लेते हैं जो मॉड्यूल में कर रखी है, ठीक है, छोटी मोटी बात कर लेते हैं जो मॉड्यूल में कह रखी है। मॉड्यूल बोलता है भैया एक होती है इकोनॉमिक गुड्स, हाँ जी होती है इकोनॉमिक गुड्स। ये क्या होती है राज्य, ये वो गुड्स होती है जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है, यानी इसको खरीदने के लिए तुम्हें पैसा पे करना पड़ता है? अच्छा, दुकान पे जाओ समोसा खरीद लो, पैसे देने पड़ेंगे, समोसा इकोनॉमिक गुड हो गया। बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विसेज ले लो, पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, है ना। पेन ले लो, कॉपी ले लो, रबड़ ले लो, प्रकार ले लो, फुट्टा ले लो, पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। हाँ मोटिवेशनल डेविल भाई कवर करूंगा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक गुड्स होती है। अब तुम बोलोगे अच्छा जो चीजें फ्री में मिलती हैं वो क्या होती हैं? भाई फ्री में मिलती है हवा, फ्री में मिलती है मोहब्बत, आजकल तो वो भी लोगों को पैसे में मिलने लगी होगी। फ्री में दुख मिलते हैं, है ना। जो फ्री में मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं एयर या समुद्र का पानी, वाटर हो गया, इन चीजों को आप बोलते हो नॉन इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो धंधा किसका होता है? धंधा बिजनेस होता है इकोनॉमिक गुड्स का, ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम किसी कॉमोडिटी को एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहे हो, एक ही बार यूज कर पा रहे हो, सिंगल यूज है एक कॉमोडिटी का, मतलब कोई रिलेशनशिप में नहीं कि यूज एंड थ्रो कर दिया, वो वाली बात नहीं कर रहा, खाने की बात कर रहा हूं। फूड आइटम है, तुमने छोले भटूरे खाने थे, खा गए, खत्म कहानी, एक ही यूज है इसका। जिस चीज का एक ही यूज होता है उसे बोलते हैं राज्य नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब टाइम से होता है, ड्यूरेबिलिटी, टाइमबिलिटी। और जिस चीज को तुम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम तुम अपने पेन को यूज कर सकते हो, मशीन को यूज कर सकते हो, जिस चीज के एक से ज्यादा बार तक इस्तेमाल हो, जैसे कि मैं पेन बार बार यूज कर रहा हूं, तो इसे बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अभी इतना काम की चीज थी, मैंने इतनी बता दी है, ठीक है। मॉड्यूल का एक एक पॉइंट कवर अप हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। लव यू एवरीवन, लेकिन ये पढ़ाई का टाइम है, ठीक है। तो ठीक है जी, तो मैं आफ्टर ऑल ये बोलता हूं, अगर तुमने एक बात सुनी हो 11वीं 12वीं में कि जो जो काम धंधा करने से तुम पैसा अर्न करते हो, उस हर एक काम धंधे को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बाबा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे तुम कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। कौन सी एक्टिविटी भैया? कहीं पर नौकरी करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस खोलना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डॉक्टर की क्लिनिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मोची बैठा है जूता सिलने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ रहे हो। अब नीरू शर्मा अनलिमिटेड वैरायटी की और गुड्स रह गई हैं, लेकिन वो जितनी कोर्स में होंगी उतनी कराता चलूंगा, आपके ऊपर ओवरबर्डन नहीं करूंगा आपको, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू वेदांत सिंह भाई। अच्छा ऑक्सीडो एफएफ, सही है, सॉर्टेड है मामला। चलो जी, तो बिजनेस की बात हो रही है, मैंने बोला ना कि जब आपको बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले देखना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है, फिर देखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो बिजनेस के बारे में देख लो राज्य, बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में कुछ लाइन लिखी है। तो पहले नंबर में लिखा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, कोई भी सेल परचेज हो रही हो, केजीएफ की माइनिंग हो रही हो, फार्मिंग हो रही हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी हो। मेरे घने वालों का राज धीरे धीरे क्लास में बताऊंगा। हाँ, जिसने भी 12th में इको नहीं ली थी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां सारे बेसिक्स कवर अप कराए जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो बिजनेस हेल्प करता है रॉ मटेरियल को गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो एक समोसे की दुकान है, वो दुकान पे भी तो सेल परचेज हो रही है, धंधा हो रहा है, धंधा हो रहा है। समोसे वाला क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, आलू, मसाले, घी, तेल, जो भी लाता है, मैदा, उनको मिक्स करके समोसा बना देता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है इसको बोलते हैं इनपुट्स। तो बिजनेस के अंदर इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब कन्वर्ट किया जाता है किसमें? आउटपुट में। आउटपुट का मतलब होता है सामान, गुड्स एंड सर्विस, किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है।
फैजान कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लो बस, ठीक है जी। और दोस्तों किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है तुम्हें मैंने बता दिया, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है टू क्रिएट ईदर सरप्लस और प्रॉफिट। एनपीओ सरप्लस क्रिएट करेगी, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट क्रिएट करेगी, ये पर्पस होता है। अब ये गारंटी नहीं है कि उनको प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा लॉस भी हो सकता है भाई, ठीक है। करण सिंगला ने पूछा है सर मुझे ये बता दो कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो जी नोट्स बच्चा अपनी नीड के हिसाब से बनाता है, जो जो उसको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो नोट करता रहता है। अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा तो फर्स्ट चैप्टर के एंड वाली क्लास में मैं आपको पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बोल देना मजे आ गए, ठीक है जी। ओके ओके गाइस, बहुत बढ़िया, सुंदर स्मार्ट, इतनी बात सॉर्टेड हो गई तुम्हें तो मुझे भी मजा आ गया, ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। चलो जी, ओके, इतनी बात सॉर्टेड है। कमेंट सेक्शन में लिख दो यस, वाई लिख दो, वाई, वाई से मुझे पता लग जाएगा बच्चों को पता समझ में आ गया। चलो भैया सारे बच्चों के वाई वाई आ गए, यस यस आ गए, बिजनेस के बारे में तुम जान गए। मतलब जानने को तो बहुत कुछ है यार बिजनेस के बारे में, लेकिन जितना आपको जानना है उतने की बात करेंगे, राइट। चलो जी आगे बढ़ो जी। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इको के बारे में जितनी बात करनी है उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आखिर ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आया कहां से। जब कोई बंदा किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करता है ना तो उस बंदे को उस सब्जेक्ट का फादर बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एडम स्मिथ ने, ध्यान रखना किसने, एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। एडम स्मिथ ये स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी 1776 में, जिस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब का इतना लंबा नाम था। तो कहते हैं इकोनॉमिक्स की वेल्थ वाली डेफिनेशन किसने दी, तो एडम स्मिथ ने दी। ऐसे ही एक अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने इकोनॉमिक्स की वेलफेयर वाली डेफिनेशन दी थी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन वो बहुत सारी डेफिनेशन आपको जाननी नहीं है, उतनी जाननी है जितनी किताब में लिखी है। इन्होंने किताब लिखी, इतना बड़ा नाम था, शॉर्ट में इस किताब को बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट नेम है इस किताब का। और दोस्तों इस किताब को फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पहला पहला मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स ये है। ये तो बात पूरी दुनिया में है, लेकिन आप आखिरी चैप्टर पढ़ोगे ना इसका, वहां पर बोल रखा है कि इंडिया का बंदा जिनका नाम था कौटिल्य, उनको चाणक्य भी बोलते थे, उन्होंने इनसे पहले किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन वो एंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, धीरे धीरे करके मैं वहां तक ले जाऊंगा। पूरी दुनिया ने माना है इनको, एडम स्मिथ को माना है बाबा ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं, इतना जान लो। जब इन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत की, यानी बेसिकली तो उस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। यानी जो इकोनॉमिक्स नाम है ये बाद में आया, कब आया, बाद में आया 19वीं सदी तक, 90th सेंचुरी तक, 1776 से 90th सेंचुरी तक इसको सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, समझ रहे हो। फिर इसको इकोनॉमिक्स बोलना स्टार्ट किया। और जो इकोनॉमिक्स नाम का शब्द है ना वो कहां से आया है सुन लो। यूरोप के अंदर एक देश है ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस देश की भाषा को बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है ओइकोनोमिया, ध्यान रखना, ओइकोनोमिया। अब इस ओइकोनोमिया का सही मतलब आपको यहां खींच देता हूं मीटर में, ओइको फिर है नोमिया। राजे ओइको का मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड, ठीक है। नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड की मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा गया था, कहा गया था। हाउस होल्ड की मैनेजमेंट मतलब जो घर घर में हो रहा है, कहानी घर घर की बोलते हैं ना, तो घर घर की कहानी इस इकोनॉमिक्स, तब बोलते थे ऐसा। टाइम टू टाइम इसमें बहुत बदलाव आए हैं, ठीक है। अभी
इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं मैं आपको कि इकोनॉमिक्स नाम का जो शब्द है उसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम था ओइकोनोमिया, और मॉड्यूल में इसका मतलब लिखा हुआ है हाउस होल्ड। असलियत में ओइको का मतलब हाउस होल्ड होता है, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। दैट्स इट, सॉर्टेड है। इकोनॉमिक्स के बारे में छोटा मोटा जाना है तो फर्ज बनता है कि अब एक छोटी सी क्विज ले लूं आपकी। मतलब यार कुछ कॉन्सेप्ट करते करते कुछ क्विज के क्वेश्चन होने चाहिए ना, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम में तो वही देखने को मिलेंगे। तो प्यारे प्यारे क्विज के क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, प्यारे प्यारे क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। उससे पहले आपको जरा शक्ल भी दिखा देता हूं। दिस इज योर मॉड्यूल, चैप्टर है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। राज्य यूनिट 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है। और ये सारा आइटम वहां पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको मैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। बिजनेस क्या होता है सबसे पहले बता दिया, वो सारी एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई है। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, अभी आगे नहीं बढ़ाऊं, इतना ही पढ़ाया है मैंने आपको बीच बीच में चेक भी कराता रहूंगा, खास बात है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्यार से लिखा हुआ है, द टर्म इकोनॉमिक्स ऑज इट्स ओरिजिन। हाँ, इसकी ओरिजिन इकोनॉमिक शब्द की ग्रीक वर्ड से थी, और वो कौन सा ग्रीक वर्ड था ये सारे तुम्हारे सामने ऑप्शन है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो मैं इसके लिए 30 सेकंड्स प्रोवाइड करूंगा, 30 सेकंड्स प्रोवाइड करूंगा। मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। मतलब इतना लप्पू सा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में और बहुत हाई फाई भी आ जाते हैं, समझे। हम तो ऐसे हैं भैया। कराओ जरा क्वेश्चन, क्या जवाब मिलेगा इसका बताओ। जो अभी तक पढ़ाया है जरा चेक पोस्ट तो कर लूं, बच्चों ने पढ़ाया नहीं पढ़ा। हाँ, देखो, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको। जब वो अपनी एज में प्रैक्टिस करते थे ना, मतलब क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। आज के टाइम में तो जो क्रिकेट लवर है वो नेट पे जाके प्रैक्टिस करता है, और तुम नेट पे देखते हो। वो क्या करते थे, वो बैट पकड़ के ग्राउंड में खड़े हो जाते थे और बोलते थे कोई मुझे आउट करके दिखाओ। एक दिन में 3-3 4-4 मैच खेले उन्होंने, इतनी मेहनत करी है। मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे तक उन्होंने प्रैक्टिस करी है। इतनी मेहनत करने वाले बंदे, समझ रहे हो। तब जाकर वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो यार उन्होंने साबित करके दिखाया है कि प्रैक्टिस इज द मेन थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो एक सचिन तेंदुलकर लॉ ऑफ सक्सेस बन गया है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल गेट योर रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। जो प्रैक्टिस से पीछे हटा उसके साथ मामला गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, समझे। चलो जी, हाँ जी उस्ताद जी, ग्रीक वर्ड कहां से आया है, ओइकोनोमिया। ये रहा ओइकोनोमिया। बाकी सब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए थे, तो कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और मैं बताऊंगा अभी। देखो कितने सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अरमान, तन्मय, कोयल, कार्लिया, देवांश, साजीद, नलिन, चंद्रा, विशाल और प्रियांशुपाल, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, लो जी। देखो जी, एडम स्मिथ की किताब आई थी, ये इनका मास्टरपीस था एक तरीके से, मतलब मेन फर्स्ट बहुत बड़ा वर्क था इस किताब में। इस किताब का नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कौन से ईयर में आई थी, ईयर बताना है आपको। ये 4 ईयर लिखे हुए हैं, आप बताओ पढ़कर कि कौन सा ईयर सही होगा। वापस से मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा, आप इसका जवाब मुझे दे दो। मैं सामने से हट जाता हूं यार, समझ रहे हो, ताकि तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाओ। चलो जी, वेरी गुड। सबको पता है, इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माफी चाहूंगा अगर आपका पोल मैं जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि बहुत इजी लप्पू सा क्वेश्चन है ना। 1 सेकंड का ही फर्क रहा होगा। और देखो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। अब मैं
बच्चों का नाम यहां नहीं ले पाया, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है राज्य? ओइकोनोमिया, ये लो जी, यहां पर आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं और इतने लप्पू से ऑप्शन लिखे हैं कि वापस मुझे आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम देना पड़ेगा। आप लोग बहुत समझदार हो, अच्छे से अगर बातें सुन रहे हो और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सक रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, बहुत अच्छे कातिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। प्रवीण, अनवैलिड, रितु, खुशीजहां, सौम्या, नैना बंसल, किरण, मनवेंद्र, पलक, अभिनव, वेदांत, पीयूष, रोहित, अग्रिम, दीपक, भविका, अश्विन, तनिष्का, अर्पिता, दीपिका, समृद्धि, पायल, सिद्धांत, दिनेश, जॉय, भूपेश, मानव, गौरव, रोहित, रविंदर, भूमि, शिवांश, प्राज्ञा, प्रिया। देखो दोस्तों क्या है ना, धीरे धीरे क्लास में आप लोगों के नाम भी मुझे याद होंगे और मैं अपने सभी बच्चों को पहचान भी जाता हूं, तो धीरे धीरे अपना एक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड होगा, बॉन्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, आपने सुना था मेरे मुंह से, उससे मैचिंग मैचिंग आपको लाइन मिल गई, दिस इज द राइट आंसर। और बी वाले के साथ जाएंगे और अब देखता हूं, 5 बंदों के नाम लूंगा सिर्फ, पृथ्वीराज, राघव, मानसी, नितिन, हरीश और छठे नंबर पे हर्ष। वेरी गुड भाई। देखो दोस्तों, अभी तो ये मैंने बेसिक बेसिक आपको इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री बताई थी, लेकिन आप एक बात सुनो, इकोनॉमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, आप पूरी ढंग से बात सुनना दोस्तों। मैं प्लान कर रहा था बर्थडे पार्टी के लिए, मतलब अपना बर्थडे था और ढंग से प्लान कर रहा था कि भाई बर्थडे पार्टी करेंगे और इस बार बर्थडे में सारे बच्चों को बुलाना है और बढ़िया तरीके से मौज मारनी है। ऐसे बोल रहा था कि दोस्तों के साथ, फॉर एग्जांपल नितिन गोयल सर के साथ सेलिब्रेट करूंगा, अनुराग चौहान सर के साथ सेलिब्रेट करूंगा, कुणाल मंदानिया सर के साथ सेलिब्रेट करूंगा, आपकी जो पूरी एक्ट की मैनेजमेंट टीम लगी होती है उनके साथ सेलिब्रेट करूंगा। इवन मैं प्लान कर रहा था कि बच्चों को भी बुलाऊंगा और इस तरीके से बढ़िया जलवा बिखेरेंगे और केक वगैरह काटेंगे, बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। और दिक्कत यहां हो गई कि मुझे पता लगा कि इस सभी सेलिब्रेशन के लिए एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत है, मान लो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे को पूरा प्रोग्राम बिठाना है और बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अब भाई क्या है, अपने घर के अंदर एक उसूल चलता है कि पापा जी है ना जो बोलते हैं वही होता है, मतलब बड़ों की हमेशा माननी चाहिए। ठीक है, तो पापा के पास मैं गया, मैंने पापा पापा बर्थडे आएगा, मौज भार, नाचूंगा गाऊंगा, मौज बनाऊंगा, बच्चों के साथ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, बच्चों के साथ भी फन होना चाहिए और पापा बहुत डांस करेंगे, हम सब मिलके मजा आ जाएगा। पापा से मांगे 1 लाख रुपए, पापा ने बोला ऐसा है ज्यादा बड़ा मत बन और ये पकड़ 10,000 रुपए। पापा ने मेरे को 10,000 रुपए दे दिए, यानी इस फन एक्टिविटी के लिए मैं 1 लाख मांग रहा था, समझ रहे हो, पापा ने 10,000 मुझे दे दिए, तो मेरे पास 90,000 की कमी हो गई, यानी शॉर्टेज हो गई 90,000 की। इस शॉर्टेज को इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी बोलते हैं, समझ रहे हो, जब किसी चीज की कमी फील हो ना, तुम्हें लगे कि वो चीज तुम्हारे पास लिमिटेड है, मतलब लिमिट में लगे, तो तुम समझ लेना उसकी स्केर्सिटी हो गई तुम्हारे पास। तो मतलब फिर जब मेरे पास स्केर्सिटी हो गई तो मेरे को अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, मतलब अब लिमिट में बंदों को बुलाना पड़ेगा, है ना, जो खाने पीने के आइटम सोचे थे, जो डीजे वीजे लगवाना था वो लिमिट में करना पड़ेगा, जो लोकेशन सोची थी वो चेंज करनी पड़ेगी, तो सस्ती जगह पर सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे। असलियत में सभी की जिंदगी में ऐसा होता है ना, तो मुझे अपने डिसीजंस यहां बदलने पड़े। तो यहां बात आती है डिसीजन मेकिंग की, समझ रहे हो, ये डिसीजन मेकिंग क्यों आई, क्योंकि मेरे पास जितना मैंने चाहा था उतना माल नहीं है, मेरे पास है राज्य स्केयरसिटी, स्केयरसिटी हो गई मेरे पास पैसों की, तो मेरे को डिसीजन बदलने पड़ेंगे। जो मैं डिसीजन ले रहा हूं ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। जो मैं अब डिसीजन ले रहा हूं स्केयरसिटी की वजह से, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैं प्यार से लिखूं, इकोनॉमिक्स इज मेकिंग डिसीजन, मेकिंग डिसीजन या मेकिंग चॉइसेस इन द
प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। जब जब किसी भी चीज की स्केर्सिटी हो जाए, स्केर्सिटी का मतलब शॉर्टेज होता है, जब किसी चीज की कमी लगने लगे, है ना, तो उस सिचुएशन को स्केर्सिटी बोलते हैं। उस सिचुएशन में हमें अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस में चेंजेस लाने होते हैं। जब हम वो चेंजेस लाने की पॉलिसीज बना रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये आज के टाइम में इकोनॉमिक्स की परिभाषा है। ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, लेकिन ये मॉड्यूल में नहीं लिखी, आपको याद भी नहीं करनी है। अब तुम्हें रिलेट करता हूं सरकार से। गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक्स करती है भाई? मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि हम पब्लिक से टैक्स वसूलते हैं, टैक्स के तौर पर हम 100 करोड़ रुपया वसूल लेंगे। सरकार ने सोचा भाई 100 करोड़ रुपया आएगा पब्लिक से टैक्स के तौर पे, फिर यहां पर ये पर्टिकुलर सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे ब्रिज की। सरकार ने प्लान कर लिया, लेकिन लोग निकले धोखेबाज। लोग निकले धोखेबाज, लोगों ने टैक्स जमा कराया 40 करोड़, सरकार के अंचर पंचर उड़ गए। सरकार कह रही यार यहां तो स्केर्सिटी हो गई, 100 करोड़ का टैक्स की उम्मीद थी और 40 करोड़ का टैक्स आया है, तो सरकार को भी अब डिसीजन लेने पड़ेंगे। सरकार कहेगी अच्छा ये वाली सड़क इस बार नहीं बनेगी, अगली बार बनाएंगे। अच्छा ये वाली स्कूल की बिल्डिंग इस बार ठीक नहीं होगी, अगली बार ठीक होगी। समझ रहे हो? तो सरकार भी अपने डिसीजन को बदलती रहती है। ठीक है मनमीत, समझ गए ना? तो ये स्केर्सिटी की सिचुएशन सबकी जिंदगी में होती है। तो इस स्केर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ के अंदर दो फंडामेंटल फैक्ट आ गए हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक चीजें, बेसिक फैक्ट सबकी जिंदगी में है। वो बेसिक फैक्ट क्या है वो बताए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर। और दोस्तों ये रहे तुम्हारे सामने दो बेसिक फैक्ट। कहता है इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ह्यूमन बींग्स की जो वांट है, वांट्स वो अनलिमिटेड होती है। यानी ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। इट मींस दैट हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। ए चाहिदा, ओ चाहिदा, ये चाहिदा, मैनू मैनू चाहिदा 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 चाहिदा। एक चीज मिल जाती है फिर दूसरी चाहिए होती है, वो मिल जाती है फिर तीसरी चाहिए होती है ना? बहुत बहुत नहीं, फैसले की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हमारी वांट्स, वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं जो तुम डिजायर करते हो, ओहो ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो सब। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे रशियन साइकिल चाहिए, ये आपकी वांट हो सकती है। आपको लगता है कि अमेरिकन साइकिल चाहिए, आपकी वांट हो सकती है। बर्गर चाहिए, आपकी वांट हो सकती है। आपकी वांट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वांट तो कुछ भी हो सकती है भाई। वांट तो कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो? वांट कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिस वांट को तुम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो, जो तुम्हारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसको तुम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो जिन चीजों से, जिन रिसोर्सेज से। वो रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, लिमिटेड। यानी इन रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज। समझ रहे हो? अब यहां पर ना एक टेक्निकल वर्ड है इकोनॉमिक्स में। जो वांट होती है ना, वांट को बोलते हैं एंड, यानी हमें ये चाहिए, एंड यही है। ठीक है? और जब हम वांट को अचीव करते हैं तो कुछ पैसा खर्च करके करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स। पैसा हो गया या कोई दूसरा रिसोर्स हो गया। ठीक है? मींस को हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्स बोलते हैं, एंड को हम इकोनॉमिक्स में वांट बोलते हैं। ये इको की स्पेशल लैंग्वेज है, ये बहुत स्पेशल लैंग्वेज है। ये कहीं इतनी जगह डिटेल में बताई नहीं जाती है, आप लोगों को समझना है। समझे? तो लाइन पढ़ते हैं। इको में दो फंडामेंटल फैक्ट आपको पढ़ने हैं। चलो जी, पहला, हमारी वांट अनलिमिटेड है, आपको पता होना चाहिए। और जो मींस है, मींस मतलब जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। वो स्केर्स है। ठीक है? अब वो स्केर्स है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर यही बोलता है, यानी इकोनॉमिक्स का जो विषय है, जो टॉपिक है, यही बोलता है कि हाँ भाई वो स्केर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये स्केर्स कैसे हैं, ढंग से सुनो। मान लो भैया मेरी वांट थी कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए पापा से। वांट यही थी, पार्टी वार्टी करूंगा तुम्हारे साथ। पापा ने दे दिया 10,000 रुपया। ठीक है? तो जो मेरी वांट है, ये रही जी वांट।
और जो मेरे पास मीन्स है, ये रे मीन्स, रिसोर्सेस बोलते हैं, इतने ही है रिसोर्सेस। तो अगर रिसोर्स को मैं कंपेयर करूं वांट से, तो रिसोर्स निकले कम, तो बोलते हैं रिसोर्सेस आर कंपेरेटिवली शॉर्ट या स्केर्स। रिसोर्स कंपेरेटिवली स्केर्स है, किससे कंपेयर करने पे पता लग रहा है? वांट से। और कंपेरेटिवली को इकोनॉमिक्स में बोल दिया रिलेटिवली, समझे? तो ये वर्ड जो लिखा था रिलेटिवली, कि दे आर रिलेटिवली स्केर्स, किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? वांट से। तो वांट कि अगर कंपेयर की जाए तो रिसोर्स आपको लिमिटेड मिलते हैं। आप कई इलॉन मस्क के बारे में सोच रहे हो, भाई इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, ये सब तो बहुत अमीर अमीर बिलियनियर्स हैं, इनके पास तो माल की कोई कमी नहीं है, तो इनको तो कोई स्केर्सिटी होती नहीं है। भाई बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। हम इस लेवल पे हैं तो हमारी वांट यहां है, वो इस लेवल पे है उनकी वांट यहां है। इंसान का नेचर है ये, इंसान की इच्छाएं उसकी औकात के हिसाब से डेवलप होती है, समझे? अभी मान लो भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम सीए बन जाओ। जब तुम सीए बन जाओगे तुम्हारी अगली इच्छा होगी कि तुम बढ़िया से बढ़िया काम करो, बढ़िया से बढ़िया काम कर लोगे तो बढ़िया से बढ़िया माल कमाओ, बढ़िया से बढ़िया माल कमाओगे तो बढ़िया से बढ़िया जगह शादी हो जाए, बढ़िया से बढ़िया जगह शादी हो जाए तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या चाहोगे तुम। सबकी वांट होती है, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास उसकी कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि रिसोर्सेस रिलेटिवली स्केर्स है या एब्सोल्यूटली। बाबा एब्सोल्यूटली नहीं, एब्सोल्यूटली का मतलब हो गया ओवरऑल स्केर्सिटी है, नहीं नहीं, वांट से कंपेयर करें तो स्केर्सिटी है। और ये स्केर्सिटी मैटर नहीं करती, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये मैटर नहीं करता इंडिया चाइना पाकिस्तान, या ये मैटर नहीं करता कौन डेवलप्ड है कौन डेवलपिंग कंट्री है, सबके लिए सेम है स्केर्सिटी का लेवल। और इवन देखो यार, मॉड्यूल के अंदर एक प्यारी प्यारी सी टेबल बनाई हुई है, ये टेबल बनाई हुई है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है? इस टेबल की गाथा सुन लो। पेन का कलर कैसा करूं बताओ? गुलाबी रख दूं? गुलाबी को थोड़ा रंगारंग करते हैं, हल्का गुलाबी, हाँ ऐसा कर देते हैं। देखो जी, कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है राजे डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम है, राइट? ये जो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो मींस, मींस का मतलब रिसोर्सेस। यार ये रिसोर्सेस जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है? और इन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया ऑप्शनल यूज, मतलब ऑप्शन है तुम्हारे पास, इनके मैनी मैनी यूजेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दूध है, दूध भी तो एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारी टेबल, तुम्हारा पंखा, तुम्हारे कपड़े, दूध, चाय, चीनी, रसोई, जो जो है वो सब तुम्हारा रिसोर्स है। अब मेरे पास दूध है, दूध के साथ खास बात क्या है कि दूध के बहुत सारे यूज हैं। जैसे कि दूध से दही बन सकती है, पनीर बन सकता है, लस्सी बन सकती है, सब्जी में इस्तेमाल हो सकता है, चाय बना लूं, कॉफी बना लूं, चीज बना लूं, है ना? क्या क्या बना सकता हूं दूध से मैं, समझे? बहुत कुछ बना सकता हूं। तो जो मेरे पास रिसोर्स है, मान लो पापा का दिया हुआ पैसा है, वो पैसा भी लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ उस पैसे के बहुत सारे यूज है भाई। मैं सीए बनने का कोर्स परचेज कर लूं, सीए बनने की फीस पे कर लूं, पार्टी कर लूं, अय्याशी कर लूं, ऐश कर लूं, है ना? छोले भटूरे खा लूं, समोसा खा लूं, ट्रिप पे चला जाऊं, पैसों के से तो बहुत कुछ हो सकता है ना। सबके बहुत सारे यूज है, रिसोर्स लिमिटेड है, उनके बहुत सारे यूज हैं। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहती है कि भाई किस चीज को पहले सेटिस्फाई करें। पैसा है, दूध है, सब कुछ रिसोर्स है। तो मेरे पास लिमिटेड दूध है, तो मैं सोचूंगा चाय कॉफी बना के नक्की कर, थोड़ा और ज्यादा है दही बना लूंगा, और ज्यादा है उसका घी बना लूंगा, पनीर बना लूंगा, है ना? तो मेरे को देखना पड़ता है कि बहुत सारे यूज हैं मेरे एक रिसोर्स के। मान लो कितने यूज हैं, मान लो पहला यूज, दूसरा यूज, तीसरा यूज, चौथा यूज, पांचवा यूज, बहुत सारे यूज हैं। तो मेरे को अपने रिसोर्सेस को देखना पड़ेगा, कितने सारे यूज हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, मेरे को पहले कौन सा यूज चाहिए। मान लो इधर लिखा है चाय बना लूंगा दूध से, इधर लिखा है कॉफी, इधर पनीर, इधर दही, इधर सब्जी। फिर मेरे को पहले कौन सा चाहिए? तो पहले अगर मेरे को चाय चाहिए तो पहले मैं चाय बनाऊंगा, फिर बचा दूध तो फिर अगली नीड को सेटिस्फाई करेंगे, अगली वांट को सेटिस्फाई करेंगे, समझे? तो एक बार टेबल को दोबारा देखते हैं, थोड़ा रंग बदलते हैं। हमारे
पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में है, लिमिट में है तो रिसोर्स की हो गई है स्केर्सिटी। भाई लिमिट में है, लिमिट का मतलब ही स्केर्सिटी होता है ना, लिमिटेड है, शॉर्टेज है, तो दिस इज द स्केर्सिटी। और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं, तो लिमिट और ऑल्टरनेटिव यूज दोनों ही बातें कनेक्ट हो रही हैं, स्केर्सिटी की तरफ ले जा रही हैं। इसी वजह से जो हमारी वांट्स है, एंड का मतलब वांट्स है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ रही है, ग्रेड करना पड़ता है। ग्रेड का मतलब होता है क्लासिफाई करना पड़ता है, ग्रेडेड प्रायोरिटाइज्ड। ग्रेडेड प्रायोरिटाइज्ड बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा हमें अपनी वांट्स को, कि पहले कौन सी वांट सेटिस्फाई होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है ना। और दोस्तों हमारी वांट की खास बात है ये अनलिमिटेड है, हमें चाहिए अनलिमिटेड, रिसोर्स है लिमिटेड। हमें चाहिए अनलिमिटेड, रिसोर्स है लिमिटेड। रिसोर्स के बहुत सारे यूज हैं, इस वजह से हमें उसको प्रायोरिटी में लगाना पड़ेगा। ये एक टेबल दी हुई है बुक के अंदर, बस ये छोटी सी बात है, टेबल समझानी थी मुझे, कई बच्चा कनेक्ट ना कर पाए। बस आपको नोट क्या करना है ये बात ध्यान रखो, मतलब कॉपी में नोट नहीं करना, यहां सुनना है, पॉइंट टू बी नोटेड। जब हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेंगे तो वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई का यूज क्या है, देखो जी। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल एनेबल अस मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। कहता है इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको एनालाइज कर पाए। इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं भाई, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो उन चीजों को हम समझने लगेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स हमेशा ये यकीन नहीं दिलाती कि सारी प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व कर लोगे। देखो क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। आप सारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से टैकल कर लोगे, सॉल्व कर दोगे, इको इस चीज की गारंटी नहीं देता। देखो यार एक बात बताता हूं, कितने सारे कैप्टन है टीम के, कहीं कोहली कैप्टन है, कहीं धोनी कैप्टन है, अब तो नहीं है कैप्टन, ठीक है। आईपीएल की टीम में बहुत सारे अलग अलग कैप्टन है। बढ़िया बंदा होने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उसकी टीम जीत जाएगी। सारे मैच तो नहीं जीतते ना सब, 14 के 14 मैच कौन जीतता है, समझ रहे हो, जनरली ऐसा होता है ना। तो जितने भी बंदे इकोनॉमिस्ट बनेंगे वो इकोनॉमिक्स को समझ के सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अप्रोप्रिएटली सॉल्व कर देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में भी क्राइसिस आए हुए हैं, क्राइसिस पढ़ाऊंगा आपको 5वें चैप्टर में, ठीक है। चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, वहां पर भी क्राइसिस आए हुए हैं। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स आई हुई है, समझ रहे हो। आप सीए बनने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि सबकी सैलरी सेम होगी। जो जितना अच्छा पढ़ाई करेगा, जो जितनी ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज रखेगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद ये नहीं है कि तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि तुम प्रॉब्लम्स को एक सही पर्सपेक्टिव में स्टडी कर पाओगे, एग्जामिन कर पाओगे। यू विल बी एबल टू एग्जामिन द प्रॉब्लम इन अ राइट वे। इन अ राइट वे मतलब इन अ राइट पर्सपेक्टिव, सही तरीके से आप उसको स्टडी कर लोगे। दिस इज श्योर शॉट, समझे। सो ये इकोनॉमिक्स के बारे में अभी छोटा मोटा तुमने समझा बिजनेस क्या होता है, फिर तुमने समझा इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अब बारी आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो राजे अभी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो अब आपको जानना है ये चीज थोड़ी देर बताता हूं, हाँ। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना है, यूज, समझ रहे हो ना। यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। जॉयल डीन ने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी 1951 में, समझे। अब देखो दोस्तों इको के बारे में और अंदर की बात बताता हूं आपको मैं। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने इकोनॉमिक्स में ही सारी पढ़ाई की है अपनी जिंदगी की, मतलब मैं ग्रेजुएट भी इकोनॉमिक्स में हूं, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मैं मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में हूं, दैट इज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। सब कुछ मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अंदर के डिटेल्ड सब्जेक्ट होते हैं,
उसमें से एक होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या होता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देखो जी, एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जो सिर्फ तुम थॉट के लिए पढ़ते हो, वो नहीं। एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जो रियल जिंदगी में अप्लाई होती है, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को काफी सारी जगह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। समझे? तो बिजनेस इको का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखना। ये दोनों नाम एक ही है। इतना मामला ठीक है? ओके रिपोर्ट है भाई, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, चलो जी उस्ताद। हितेश भाई, ऐप पे, पीडब्ल्यू की ऐप पे इसका नोट्स प्रोवाइड होगा, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू मेगा गोयल, सॉर्टेड है इतना मामला। चलो जी, छोटी छोटी बातें हो गई है, तो एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये आपकी प्यारी सी डेफिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इको के एनालिसिस को, इको के कॉन्सेप्ट को यूज करना, ताकि बेस्ट यूज हो सके ऑर्गेनाइजेशन के स्केर्स रिसोर्सेज का। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं उसका। ठीक है जी। और हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स के दिल की धड़कन माइक्रो इको को बोला जाता है। आपको ओवरऑल मैं बताऊं, आपको ओवरऑल बताऊंगा तो पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं। यानी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी इसके अंदर की जो कहानी है, वो दो पार्ट में है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। इनका मतलब समझो, माइक्रो होता है हार्ट ऑफ बिजनेस इको। बस इतना ध्यान रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है, इसलिए बताया है। देखो जी उस्ताद, ये इधर लिख रहा हूं आपके लिए प्यारा प्यारा सा माइक्रो। माइक्रो का मतलब वैसे छोटा होता है, ठीक है। इधर लिख रहा हूं आपके लिए मैक्रो। इको के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है जी। अब काटा पीटी करो। एम से एम कट गया, सी से सी कट गया, आर से आर कट गया, ओ से ओ कट गया। समझे? ये कट गया तो बचा कौन? बचा कौन भाई? हरा रंग करूंगा बढ़िया, उससे बताऊंगा। इधर बच गया आई। क्या? आई, आई बच गया बाबा। इधर बच गया ए। तो आई और ए के बारे में जानो। आई की फुल फॉर्म मैं लिखता हूं दोस्तों, इंडिविजुअल। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। और ए का मतलब मैं लिख देता हूं एग्रीगेट। याद करने का अच्छा तरीका बता रहा हूं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटैलिटी। टोटैलिटी, टोटैलिटी का मतलब हो गया ओवरऑल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इको की दो पार्ट हो गई, माइक्रो और मैक्रो। जिस इकोनॉमिक्स में तुम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करोगे, इंडिविजुअल बंदा, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल मार्केट पढ़ोगे, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आप प्यार से बोलो तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कोई भी चीज हो, एक हो तो उसको यूनिट बोल दो। इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ोगे आप तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। और अगर किसी को ओवरऑल टोटलिटी में पढ़ोगे, बोले तो मैं पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी एज अ होल, होल का मतलब टोटल होता है, इकोनॉमी एज अ होल पढ़ोगे तो आप मैक्रो इको पढ़ रहे हो। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूं भाई, पढ़ाने से पहले बता देता हूं। आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल लिखा मिलेगा और आपको बताना होगा वो एग्जाम्पल माइक्रो का है या मैक्रो का है। जैसे मैं बोलूं मेरी इनकम, मेरी इनकम इंडिविजुअल इनकम है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। मैं बोलूं देश की इनकम, नेशनल इनकम, वो ओवरऑल इनकम है पूरी कंट्री की, टोटल करके आई है, तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। मैं बोलूं मेरी फर्म,
भाई एक यूनिट है मेरी फर्म, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं ओवरऑल देश के मुद्दे, जैसे कि पॉवर्टी, पूरे देश की गरीबी, बेरोजगारी, पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट, तो पूरे देश के जो मुद्दे हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। अकेले पर्सनल मुद्दे माइक्रो होते हैं, समझे। वेराइंशिका, ये सब चीजें, हाँ तुम रिपीट करने के लिए बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही होगा, भी दोबारा रिपीट होगा, तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, ठीक है, इतना बता दिया। अब जरा मॉड्यूल के हिसाब से देख लो, मॉड्यूल के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आ जाओ जी भैया, हरा रंग यूज कर लूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी, एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर, जब जब वर्ड बोलूं इकोनॉमी तो मान लेना कंट्री, तो एक कंट्री के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल है, यानी हमारे जैसे बंदे, तुम्हारे जैसे बंदे, और जो अलग अलग कंपनी है, दुकानें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो इनको बोलते हैं हम, अगर इनकी स्टडी करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन, इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे कि कोई अकेला कंज्यूमर, कोई अकेला फर्म अपने डिसीजन कैसे ले रहा है। ओके, अब भाई माइक्रो इको के कौन कौन से एग्जाम्पल है, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलो जी, क्या है भाई साहब, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, यानी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो पेन है, पंखा है, ज्योमेट्री बॉक्स है, तुम्हारा बैग है, मोबाइल फोन है, ये अकेले अकेले प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो डिसाइडिंग प्राइस, इसका मतलब हो गया डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये माइक्रो इकोनॉमिक इश्यू है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल है। अकेले कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल है। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, फैक्टर सुनो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में आएंगे ये भी तो एक, मान लो अकेले अकेले फैक्टर का रेट क्या होना चाहिए, मान लो लैंड है, उसकी प्राइसिंग करनी है, मतलब लैंड पे रेंट कितना देना चाहिए, लेबर को सैलरी कितनी देनी चाहिए, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट कितना देना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस स्टार्ट करने वाले नए बंदे को प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए, इंडिविजुअल बातें हो रही है। फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, यहां स्टार लगा देता हूं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता है पेपर में, ठीक है, पेपर में आता है इसलिए स्टार लगा दिया, ध्यान रखना। अगला, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है, मान लो एक पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल उस इकोनॉमी में एक छोटे से सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोगों का क्या हालचाल है, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब कितना पैसा कमाते हैं, अमीर है या गरीब है, ऐसी बातें कर लो। या प्रोड्यूसर या फिर फर्म का बिहेवियर, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर था, ये फर्म बोल लो, फर्म को तुम दुकान भी बोल सकते हो, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। और एक इंडस्ट्री की क्या लोकेशन होनी चाहिए, ये पेपर में आया हुआ भाई, इसको विस्तार करो। इंडस्ट्री की बात हो रही है दोस्तों, इंडस्ट्री को, अच्छा इंडस्ट्री को हम मार्केट बोल देते हैं, एक मार्केट की क्या लोकेशन होनी चाहिए, मतलब ये तो यही लिखे, तुम अपने मुंह से 70 बातें निकाल दो, अपने मुंह से तुम 70 अकेली अकेली बातें निकाल दो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बातें, वो बन जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन खास बात ध्यान रखना, पेपर में जनरली एग्जांपल वो आते हैं जो यहां लिखे हुए हैं, मतलब सॉर्टेड है तुम्हारे लिए, नंबर लाना आसान काम है, अगर तुम पढ़ते रहोगे तो नंबर बहुत आसानी से लिया होगे, ठीक है। सोचने को तो मैं तुम्हें पता नहीं यहां से किसी और वर्ल्ड में ले जाऊंगा, उतनी इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, लेकिन ये भी बताता रहूंगा कि भाई इतना ही पढ़ना है, यहीं से नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब आपको थोड़ी अंदर की बातें बता देता हूं इसके बारे में। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है। यहां पर हम डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, वही मेन टूल्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये वैसे लिखा नहीं है मॉड्यूल में, लेकिन कुछ लॉन्डे है ना आजकल के, तुम्हें चेक करने के लिए, भाई तू पढ़ता कहां से है, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम हो रहा है, इसको स्लाइसिंग थ्योरी भी बोलते हैं। स्लाइसिंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ,
स्लाइसिंग का मतलब टुकड़े टुकड़े करना हुआ ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड करना हुआ। ये बंदना देखा अभी तक पूछ रहा है, आपने शादी करी नहीं करी, इसको बताओ भाई। ठीक है, मैंने कहा ना कुछ टाइम पढ़ाई करेंगे, जब मजे का टाइम आएगा मजे भी करेंगे, अभी तो काम पे ध्यान दो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दूसरा नाम है, पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं भैया मैक्रो की तरफ। मैक्रो के एग्जांपल देख लो कुछ। देखो दोस्तों, जब हम ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना पढ़ते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना का मतलब आइटम, एक ऐसा आइटम जो ओवरऑल पूरे देश के बारे में हो, जैसे कि पूरे देश में कितना प्रोडक्शन चल रहा है। एक फर्म का प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे देश का प्रोडक्शन को जीडीपी बोलते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमी एज अ होल, जो जो चीजें बढ़ रहे हो, है ना, जहां पर लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स की टोटलिटी हो रही है, चीजों की टोटलिटी हो रही है, जैसे कि देश का ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, देश का टोटल कंजम्पशन, पूरे देश में कितना माल कंज्यूम किया जाता है, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितनी टोटल सेविंग है, समझ रहे हो, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बस बहुत बेसिक बेसिक बता रहे हैं यहां पर कि क्या क्या पढ़ते हैं, और इन सबको डिटेल में तब पढ़ेंगे ना जब इनके चैप्टर आएंगे। आधे तो चैप्टर तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, जैसे कि नेशनल इनकम का है तो वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ये नीचे लिखे हैं इसके एग्जाम्पल लिस्ट बना के, तो इसमें से ही आने के चांस है पेपर में, जैसे कि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट। देखो जी, एक कॉमोडिटी के प्राइस को बोलते हैं नॉर्मल प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, लेकिन देश के अंदर सभी गुड्स का एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है, उसे बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल एक ओवरऑल प्राइस है, वो निकालती है सरकार इंडेक्स नंबर बना के, उसको भी ध्यान में रखना, लेकिन ध्यान रखो जनरल प्राइस लेवल, राइट। अवधुत माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट रेट भी, तुम्हें लोन लेने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो कितना इंटरेस्ट होगा, वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए इंटरेस्ट होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट बनाएंगे हम, पूरी कंट्री का अकाउंट होता है ये, अकाउंटेंसी में तुम अकाउंट बनाते हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे, है ना, कंपनी पढ़ते हो, कैश फ्लो पढ़ते हो, इको में भी अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अकाउंट होता है, वो देश का अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन का अकाउंट होता है, वो पूरी कंट्री का अकाउंट होता है, अकेले के नहीं होता। थैंक यू श्याम कुमार सिंह। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, विदेशों में क्या वैल्यू है, इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंटरनल वैल्यू की बात नहीं करते, इंटरनल वैल्यू तो वही है, 10 रुपए का नोट 10 रुपए में चलेगा इंडिया में। फॉरेन एक्सचेंज रेट को बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। जैसे कि मान लो यार 84 रुपीज का $1 आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी है। तो ये पूरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू है, आपकी अकेले की करेंसी नहीं है, पूरे देश की करेंसी है, तो उसकी वैल्यू को हम बोल देते हैं। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मुद्दा है। ओवरऑल सेविंग, टोटल देश के अंदर कितनी सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, अकेले की सेविंग नहीं बोली, पूरी कंट्री की बोली है। देश में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रेट है ना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक इशू। आपको बता देता हूं वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। देखो जी, जीडीपी जानते हो, इंडिया में मान लो बहुत सारे लाखों गुड्स बनाई जाती हैं, लाखों गुड्स, मान लो अभी $3.5 ट्रिलियन का माल इंडिया में बनाया गया, मतलब लाखों गुड्स बनाई गई हैं, उनकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होगी। कितने रुपए का माल बनाया भाई बता, तेरी दुकान पे कितने रुपए का माल पड़ा है, ऐसे करके बात कर रहा हूं। मान लो $3.5 ट्रिलियन का माल इंडिया के अंदर बनाया गया है, तो दिस इज कॉल्ड इंडिया का जीडीपी। मतलब जितना तुम माल बनाते हो एक देश में, उसकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होती है ना, है कौशल गेमिंग, उस मनी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। और जिस स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा होता है, मैं बोलूं इंक्रीज इन जीडीपी, उस स्पीड को बोलते हैं रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर तुमसे पूछे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो बोलोगे इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और जिस स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा है उसे बोलेंगे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत बेसिक सी बात बताइए। ठीक है जी, तो इतना टाइम भी हो गया भाई, क्विज पे भी आ जाओ। अब तुमसे पूछूंगा जरा मैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक बार बच्चों ने लाइव क्लास में डाउट्स पूछे हैं, तो वो डाउट्स भी जरा चेक कर लेते हैं। नेशनल आउटपुट मतलब राज वर्मा, एक देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का हुआ है, जीडीपी को बोल देते हैं नेशनल आउटपुट। गौरव मैंने बता दिया।
बैलेंस ऑफ ट्रेड एक देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन करेंसी का अकाउंट होता है, और इसको पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में श्रद्धा। ठीक है, बस ये तो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, यहां सिर्फ नाम नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तन्मय पिंचा, आप मुझे इसको सेंड कर सकते हो भैया, इसको करेक्ट करके आपको बता देंगे कहां पर आपको डाउट आ रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये डेफिनेशन है, बाकी लिखी भी थी नोट्स में और डिटेल में चाहिए तो। रिलायंस कंपनी किस में आएगी, माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो में आएगी भाई, अकेली कंपनी है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, ये मैटर नहीं करता। प्लीज रिपीट, आई डिडंट अंडरस्टैंड सम टॉपिक। कौन सा सचिन भाई, नाम तो बताओ। ठीक है, वाह बढ़िया भाई, बढ़िया है। यश सिंह, रहूंगा रहूंगा भाई, रहूंगा। ठीक है, ठीक है, सितंबर के लिए जून के मॉड्यूल ऑर्डर करने हैं। हाँ, जून वाला जो मॉड्यूल है वही चलेगा। ठीक है, आई लव इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 दिन हो गए, बुक आ जाएगी, कुछ दिन में आ जाएगी। स्केरसिटी का मतलब शॉर्टेज है, जब तुम्हें चीज की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी। वीडियो क्वालिटी अगर तुम्हें कम करनी है तो वो रिकॉर्डेड क्लास में होगी, लाइव क्लास में वीडियो क्वालिटी कम नहीं होती। ठीक है, सरप्लस और प्रॉफिट सेम सेम सी चीजें हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, जो कहता है कि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, उसके पास पैसा बच गया तो सरप्लस बोल देता है। नहीं है, आराम आराम से लिखो मत, तुम्हारे पास तो नोट्स अवेलेबल ही होंगे। ठीक है, लाइव चैट है तो कोई बात नहीं, तुम डाउट पूछ लो। हाँ, एनपीओ सरप्लस कमाते हैं भाई। देवांग कहीं से भी पढ़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने पढ़ाया है आपको, जहां से कंफर्टेबल लग रहा है वहां से पढ़ सकते हो। पीओ का मतलब काजल, प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टाटा, रिलायंस वगैरह, और एनपीओ का मतलब जो तुम पढ़ते हो अकाउंट्स में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रो वाले बच्चों को जो कमिट किया था शिवम, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वही पढ़ाया जाएगा, अभी उसका नंबर नहीं आया। ठीक है, नोट्स डाउनलोड डीपीपी वाले सेक्शन में जाके करेंगे। ओ, नोट्स वाला सेक्शन बना होगा तुम्हारी ऑल क्लासेस में जाके, वहां जाके तुम करोगे। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, एक बार मैं आपको अब करा दूं एक एमसीक्यू, ताकि बच्चे ध्यान भी लगा लें कि हो क्या रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तुम्हारे पास इसके लिए 30 सेकंड्स है, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको क्योंकि क्वेश्चन बहुत चंपू है, लप्पू सा क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लिया मैंने। हाँ भाई वैभव सिंह, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। स्त्रियाल आयुन, मॉड्यूल तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो ऑनलाइन खुल जाता है। आप लिख दो सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल मॉड्यूल, अपने आप खुल जाएगा ऑनलाइन, गूगल पे लिख दो आ जाएगा। हा 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 हा, राजे ढंग से देखो, नेशनल इनकम देश की इनकम है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फैक्टर प्राइसिंग, लैंड लेबर कैपिटल, इन सबको इंडिविजुअली इनका रेट डिसाइड करना है। ठीक है, लैंड के बदले कितना रेंट देना चाहिए वो डिसाइड करना है, इंडिविजुअल बात हो गई, माइक्रो है, तो ए विल बी द राइट आंसर। और यहां ज्यादातर बच्चा सही है, अभी नाम नहीं लूंगा, लास्ट में लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगा कौन कौन सा बच्चा टॉप पे निकला है। एक और क्वेश्चन है भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में हम डज नॉट मतलब क्या नहीं पढ़ते, क्या माइक्रो नहीं है वो बताना है, समझे? क्या नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो बताना है। अगेन 30 सेकंड्स विल बी गिवन फॉर दिस। माइक्रो में क्या नहीं पढ़ते, तो भैया कहने का मतलब ये है कि तुम ये बता दो कि मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब यही है कि तुम ये बताओ मैक्रो में क्या पढ़ते हैं। है ना, चलो जी उस्ताद, हम देखो कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग और फर्म के बारे में, ये तो इक्विलिब्रियम लिखा है, इक्विलिब्रियम मतलब फर्म का बेस्ट सिचुएशन, ये इंडिविजुअल बातें हो गई, सब माइक्रो में पढ़ते हैं। जनरल प्राइस लेवल मैंने ताली ठोक के बताया था कि ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, मैक्रो में पढ़ते हैं इसको, तो सी विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। यहां बच्चा थोड़ा दिमाग अलग तरीके से लगा रहा था तो पता लगा उनको। ठीक है, अलीना, अनिरुद्ध, प्रखर, प्रियांशु और तन्मय, 5 बंदों के नाम लिए हैं मैंने। आगे चलो जी, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज की क्लास का, ध्यान रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा एग्जांपल है भाई? इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी को माइक्रो बोलते हैं, इकोनॉमी एज अ होल को माइक्रो बोलते हैं, चॉइस मेकिंग माइक्रो है, या डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी माइक्रो है? देखो
आपको थोड़ा ध्यान से यहां पर समझना होगा। चॉइस मेकिंग तो पूरी इकोनॉमिक्स में होती है, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो। ये तो गलत हो गया। एक देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचना ओवरऑल है, मैक्रो है, आपको माइक्रो बताना है। तो ए और बी में से एक सेलेक्ट कर दो प्यार से, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। हाँ, अच्छा मैं सामने अड़ गया क्या प्राज्ञा? कोई बात नहीं, हुण कोई गल नहीं, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है दोस्तों, हेयर इंडिविजुअल आई था ना, आई इंडिविजुअल, ये है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैंने तरीका ही बताया था उसी तरीके से सोचना। और नाउ देखो, पृथ्वी, अनिरुद्ध, गरिमा, आन्या, राघव, मानसी, दिव्यांश, तन्मय, रुशील और हरीश आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज क्लास। भाई साहब आपको एक बात बताई दे, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मेरे दिल में है जो आपसे पूछ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? 4 नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है बिजनेस इको का दूसरा नाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो लो, एक और दोबारा 30 सेकंड तुम्हारे पास है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते हैं? अच्छा वैभव सिंह राजपूत, थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है जी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो निकली है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से निकली है, इसका पार्ट है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स होता है। अब आपको बताऊं, काफी सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे सीए के साथ साथ, तो ग्रेजुएशन में भी काफी सारे कोर्सेज में, जैसे बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में एक मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आता है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आता है, तो वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स ही होता है। तो बी इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, बिजनेस इको का कॉन्सेप्ट इन 4 बंदों में से किसने दिया? इन 4 बंदों में से बिजनेस इको का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? बताओ ना, कौन था वो? सुशील कुमार, बहुत बढ़िया। नाइनटीन 1951 में कॉन्सेप्ट दिया गया था। आप बस ये बता दो कि किसने दिया। अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन भी नहीं था ना राजे, ये कॉन्सेप्ट जॉयल डीन ने दिया, ठीक है। एडम स्मिथ तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। बिजनेस इको नया सब्जेक्ट है, नई नवेली सब्जेक्ट है ये। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए तुम इको के कॉन्सेप्ट को, एनालिसिस को यूज करते हो, ये बात किसने बोली? ये जॉयल डीन ने बोली थी, और यही बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी है। समझे मेरी बात को? आप ध्यान रखो। देखो जी दोस्तों, आपको आज एक बात बताता हूं। आप बच्चों को जो ई बुक प्रोवाइड की गई है, ई बुक के अंदर खास फीचर्स है। खास फीचर्स मतलब यहां पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है जी। मैं आपको एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। अब भाई साहब, बच्चे बोलते हैं सर मॉड्यूल से पढ़ना है या आपने जो पीडब्ल्यू की बुक दी है उससे पढ़ना है। देखो दोस्तों, यहां पर अगर आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हो, सच्ची बात बता रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100, तो मॉड्यूल से पढ़ोगे, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज मिलेगी आपको और उतने ज्यादा एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। पीडब्ल्यू में आपको कंटेंट के साथ साथ, मतलब मॉड्यूल का कंटेंट पूरा कवर किया गया है, कुछ और अच्छी बातें बताई गई है और क्वेश्चंस ज्यादा कवर किए गए हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें आपके लिए हैं। अब अगली बात, अगर इफ यू वांट टू स्कोर, मतलब यू आर टारगेटिंग 90 प्लस और देखेंगे कि 100 भी आ जाए, ऐसा भी होता है ना, बच्चे कुछ सोचते हैं, तो भाई अब तुम्हारा सितंबर में एग्जामिनेशन है। इतना मैं अपने दिल से बताता हूं, इतना टाइम मुझे लगता नहीं कि तुम, अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समझ रहे हो,
इतना टाइम मुझे लगता नहीं कि तुम सभी सब्जेक्ट में दबा दबा के दे पाओगे, डबल डबल रिवीजन भी कर पाओगे, ये सब कर पाओगे। तो आई वुड लाइक टू गो विद दिस ऑप्शन। इको में ट्राई करो मोर देन 90 प्लस स्कोर करने की, मैथ्स में भी ट्राई करो, एमसीक्यू बेस्ड है। तो यहां पर मैं जो चैप्टर बोलूंगा वो आपको मॉड्यूल से पढ़ना है। आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया है मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहां पढ़ाया है रिवीजन करना है तो इन्हीं नोट्स को डाउनलोड करके एक बार ओवरव्यू ले लेना, रिवीजन हो जाएगी आपकी। क्लास को दोबारा प्ले करना हो 1.5 1.25 की स्पीड से अपने हिसाब से प्ले कर लेना, दोबारा हो जाएगी। हेमंत स्ट्रैटेजी वीडियो ला दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सब ला दूंगा, बस आप मेरी बात सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लास टू क्लास इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता रहूंगा। आज की क्लास के लिए बोल दिया मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कराए हैं आप अपनी डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको सच में बताऊंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। एक्चुअली वही चैप्टर का नाम है ना, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगली क्लास में बताऊंगा। कल कितने बजे क्लास है जरा बताना। अच्छा जरा आपसे पूछ लूं, कल क्लास कितने बजे है? ऑप्शन ए 1 PM, ऑप्शन बी 2 PM, ऑप्शन सी डू नॉट नो, मतलब नहीं पता। बताना जरा, इसको जरा क्लिक करो, ये भी तुम्हारा 30 सेकंड्स के लिए मैं चालू कर रहा हूं। कल क्लास कितने बजे है? हाँ पीएसपी ब्लॉगर पूछ लो, आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। सितंबर अटेम्प्ट के लिए यही बैच अच्छा है। कौन सा बैच अच्छा है राजे? ये चल तो रहा है सबसे बढ़िया बैच। अरे ना रहो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये सोच के चलो और अपनी तैयारी करो बढ़िया, समझे। जरा देख लूं कितने बच्चों को कितना पता है। कल टाइम से आ जाना। कल तुम्हें बताऊंगा मैं एक सक्सेस रूट, जैसी क्लास स्टार्ट करूंगा ना तुम मुझसे पूछ लेना सर सक्सेस रूट क्या होता है, मतलब एक ऐसा रूट जिससे हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, वो क्या होता है। वो सक्सेस रूट मैं कल की क्लास में बताऊंगा। क्लास स्टार्ट करते ही बच्चे पूछेंगे सर सक्सेस रूट बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, कल क्लास आपकी 1 PM है, ये भी मैंने यहां पर नोट कर लिया। चलो जी, ज्यादातर बच्चों को पता था। अब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बताऊंगा कि भैया लीडर बोर्ड क्या है, कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया क्लास के अंदर। तो नंबर 1 पे देवांश, फिर तन्मय, फिर दिव्यांश, फिर सुमित, फिर गजेंद्र, फिर वंशिका, फिर आकांक्षा, फिर प्रभजोत, फिर प्रणव पाटिल, फिर जुवेरिया खान। जुवेरिया बहुत अच्छा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं 1 बजे। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। डीपीपी सॉल्व कर लेना, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो तो उसके साथ आना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो आज पैदा हुई हैं उनको सॉल्व भी कर लूंगा। मुझे लगता है कि आप बढ़िया पढ़ रहे हो। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा।